तो बच्चों, हमने अपनी पिछली क्लास में आव्यूह और सारणिक की ये जाना था कि किस तरह से दो आव्यूहों को जोड़ा जाता है, घटाया जाता है, उनका अदिश गुणन किस प्रकार से किया जाता है। साथ ही साथ हमने विभिन्न प्रकार के आव्यूहों के विषय में जाना था और तब मैंने आपसे एक बात कहा था कि जो आव्यूहों का गुणन है वो दो प्रकार से होता है। पहला होता है अदिश गुणन। अदिश गुणन में ये बताया था कि जब किसी वास्तविक संख्या का किसी आव्यूह में गुणा किया जाता है तो ऐसे गुणन को हम कहते हैं अदिश गुणन। और दूसरे प्रकार का गुणन होता है आव्यूह गुणन। जी हाँ, आव्यूह गुणन, जब एक आव्यूह का दूसरे आव्यूह के साथ गुणा करते हैं तो ऐसे गुणन को हम क्या कहते हैं? आव्यूह गुणन। तो आज के दिन, आज की क्लास में आप जानने वाले हैं आव्यूह गुणन के विषय में डिटेल से कि आव्यूह गुणन होता कैसे है, किन केसेस में आव्यूह गुणन को निकाला जा सकता है, किन केसेस में नहीं निकाला जा सकता है, इसकी व्याख्या हम कैसे करेंगे, इसके क्या प्रगुण होते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस इस पर बनाए जाते हैं, वो सारी चीज़ें आपको इस क्लास में आज मिलने वाली हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं आव्यूह गुणन। देखिए, हमारे पास सबसे पहले एक सवाल मन में पैदा होता है, क्या हर प्रकार की स्थिति में एक आव्यूह का दूसरे आव्यूह के साथ गुणन संभव है? एक आव्यूह का दूसरे आव्यूह के साथ गुणन हर परिस्थिति में संभव नहीं है। एक छोटी सी कंडीशन होती है, अगर दो आव्यूह उस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं तभी उनका गुणा किया जा सकता है। और वो कंडीशन क्या है? मान लो हमारे पास दो आव्यूह हैं ए और बी, हमें क्या करना है कि ए का बी के साथ गुणा करना है, हमें ए बी निकालना है। तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि सबसे पहले कौन सा आव्यूह आया है, बाद में कौन सा आव्यूह आया। तो सबसे पहले कौन सा आव्यूह आ रहा? ए, बाद में कौन सा आव्यूह आ रहा? बी। तो ए का बी के साथ गुणन कब संभव है, इसकी क्या शर्त है, क्या प्रतिबंध है, सबसे पहले उस प्रतिबंध को जानेंगे। अगर वो प्रतिबंध हमारा संतुष्ट होता है तभी इनका गुणन संभव है, और अगर प्रतिबंध हमारा संतुष्ट नहीं होगा इनका गुणन संभव नहीं होगा। और वो प्रतिबंध क्या है? प्रतिबंध है कि पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या और दूसरे में पंक्तियों की संख्या, जी हाँ, कंफ्यूज मत होइए। इसके पहले जब हमने बताया था अवयवों की पहचान में कि पहला वाला क्या होता है? पंक्तियों की संख्या, और दूसरा वाला क्या होता है? स्तंभों की संख्या। यहाँ जस्ट उल्टा है। उल्टा क्या है? जब कभी हम गुणन का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो हमें ये देखना होता है कि नंबर 1 पर जो आव्यूह है उसमें स्तंभों की संख्या, और नंबर 2 पर है जो आव्यूह है उसमें पंक्तियों की संख्या अगर बराबर है ना, ए में स्तंभों की संख्या, बी में पंक्तियों की संख्या अगर बराबर है तभी इनका गुणन हमारा संभव हो सकता है। तो इस कंडीशन को सबसे पहले देखना पड़ता है, गुणा करने से पहले हमें इस कंडीशन को देखना पड़ता है। अच्छा, चलिए, कंडीशन तो हमने जान ली। अब ये जानते हैं कि चलो हमने गुणा भी कर लिया, व्याख्या में हम आपको ये भी सिखाएंगे गुणा किस प्रकार से किया जाता है। अब गुणा करने के बाद, है ना, ए का बी के साथ गुणा करने के बाद जो परिणामी आव्यूह आता है हमारा, उसकी कोटि पूछी जाती है कि भाई उसकी कोटि आप किस तरह से निकालोगे। मान लो हमारे पास ए आव्यूह है जिसकी कोटि है m क्रॉस n, दूसरा है b, इसकी कोटि है n क्रॉस p। तो इन दोनों का गुणा होने के बाद जो परिणामी आएगा c, परिणामी हमने मान लिया कि कौन सा आव्यूह है? C, तो उसकी कोटि निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, उसकी कोटि निकालने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि कहाँ गया भाई, यही होना चाहिए। हाँ, आ जाओ भाई, आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। स्लाइड शो, हाँ, फ्रॉम करंट स्लाइड। हाँ, मैं बात कर रहा था कि जो परिणामी आव्यूह आएगा, परिणामी आव्यूह की जो कोटि होगी, ये सी जो परिणामी आव्यूह है इसकी जो कोटि होगी, इसकी कोटि होगी बहुत आसान है। देखो, ए का ये बाद वाला और बी का ये पहले वाला, है ना, यानी कि ए में स्तंभ और बी में पंक्ति, इन दोनों को चलता कर दो, है ना, एन एन हमारा चलता हो जाएगा। तो जब परिणामी आव्यूह है उसकी जो कोटि आएगी वो आएगी m क्रॉस p। ये बात याद रखिए। चाहे तो आप यहां थोड़ी सी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मान लो ये है हमारा 2 क्रॉस 3 और b है हमारा 3 क्रॉस 5। तो जो परिणामी आएगा इन दोनों का गुणा होने के बाद उसकी कोटि कितनी हो जाएगी? 3 और 3 चलता हो गया, तो इसकी कोटि कितनी हो गई? 2 क्रॉस 5।
ठीक है, इस बात को अच्छे तरीके से समझ लो। तो यहां पर बात की हमने कि जब a का b के साथ गुणा होगा तो गुणनफल के बाद जो हमारी परिणामी आव्यूह आएगी उसकी कोटि हम किस प्रकार से निकालेंगे। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लो हमारी ये है 2 क्रॉस 1 और दूसरी है मैट्रिक्स, दूसरी आव्यूह है n 1 क्रॉस 3। तो इनका जो परिणामी आएगा, परिणामी में क्या लिख सकते हैं, देखिए 1 1 तो हमारा चलता हो गया, तो परिणामी जो आएगा उसकी कोटि हो जाएगी 2 क्रॉस 3। तो यहां पर हमने आपको एक चीज बताई कि जब कभी दो आव्यूहों का गुणा होने के बाद जो परिणामी आव्यूह आएगा उसकी कोटि को हम किस प्रकार से निकालेंगे। अब इनका गुणन कैसे निकाला जाता है, आइए इस चीज को डिस्कस करते हैं। पंक्ति और स्तंभ के नाम से हम इसको नाम दे सकते हैं कि जैसे a है हमारे पास, b है हमारे पास, ठीक है। अभी मैं इसकी शुरुआत कर रहा हूं। गुणन किस प्रकार से निकालते हैं इतना आसान नहीं है बच्चों। जिस तरह से हम जोड़ना घटाना बड़े आसानी से कर लेते थे, शायद दो आव्यूहों का गुणन इतना आसान नहीं, ध्यान आपको देना पड़ेगा। तो a और b का गुणा हमें यहाँ पर निकालना है। a और b का गुणन हमें यहाँ पर निकालना है। तो a को सबसे पहले रखते हैं 2 9 -4 5 -4 एंड 5, इसका गुणा हम b के साथ करते हैं 1 5 एंड 6 8। तो सबसे पहले तो प्रतिबंध देखना पड़ेगा, क्या प्रतिबंध को संतुष्ट करता है। देखिए इसमें स्तंभों की संख्या दिखाई दे रही है कितनी, 2, पहला स्तंभ और दूसरा स्तंभ। इसमें पंक्तियों की संख्या, पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति, यहाँ पर दोनों सेम है ना। पहले में स्तंभों की संख्या और दूसरे में पंक्तियों की संख्या समान है, इसका मतलब इनका गुणा संभव है, गुणा हम कर सकते हैं। अच्छा, गुणा कैसे करेंगे, आइए सीखते हैं। इनका गुणन किस प्रकार से निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि स्तंभ वाइज लेते हैं, पंक्ति के सापेक्ष। हमने पहले ये स्तंभ लिया और ये हमने पंक्ति ली इस तरह से। इस स्तंभ को लेंगे, ये हमने एक तीर बनाया छोटा सा, आप इसको अन्यथा मत ले लीजिएगा। इस स्तंभ को लेंगे, इस पंक्ति को लेंगे और गुणा कैसे करेंगे, 2 का गुणा 1 के साथ में, 9 का गुणा 6 के साथ में और बीच में क्या लगाएंगे, प्लस। तो 1 का गुणा किसके साथ किया, 2 के साथ। 1 का गुणा 2 के साथ, बीच में प्लस लगाया। 6 का गुणा 9 के साथ, 6 का गुणा 9 के साथ, ठीक है। अभी इसे छोड़ना नहीं है आपको, ठीक है। इसका गुणा हमने पहली पंक्ति में कर दिया, जिस तरह से पहले पंक्ति में किया उसी तरह से दूसरी पंक्ति में करो। अब हम इसका गुणा किसमें करने वाले हैं, दूसरी पंक्ति में। तो -4 का किसके साथ होगा, 1 के साथ। 5 का किसके साथ होगा, 6 के साथ। तो -4 1 और 5 6, -4 का 1 के साथ और 5 का 6 के साथ। इस तरह से ये हम बनाएंगे आव्यूह। अब इस स्तंभ को आप छोड़ सकते हो। अब हमने क्या लिया, अब दूसरा स्तंभ लिया। जिस तरह से हमने पहला स्तंभ लिया था उसी तरह से हमने दूसरा स्तंभ ले लिया। इसी प्रकार से इसका पहली पंक्ति में करते हैं। तो 2 का 5 के साथ, 9 का 8 के साथ। 2 का गुणा किसके साथ, 5 के साथ और 9 का गुणा किसके साथ, 8 के साथ, है ना। इसका 2 का 5 के साथ और 9 का 8 के साथ। अब इस स्तंभ का किसके साथ करते हैं, दूसरी पंक्ति के साथ। तो -4 5 और 5 8, इसका हो गया -4 5 और 5 8, ठीक है। एक बार हम इस चीज को और ध्यान से समझते हैं। इधर का स्तंभ चुनेंगे, इधर की पंक्तियां चुनेंगे। पहले हमने ये स्तंभ चुना, पहली पंक्ति ली, 2 का गुणा 1 के साथ, 9 का गुणा 6 के साथ। अब इस स्तंभ का दूसरी पंक्ति में इसी तरह से करेंगे, नीचे लिखेंगे -4 का 1 के साथ और 5 का 6 के साथ। अब इस स्तंभ को आप छोड़ सकते हो। अब हम दूसरे स्तंभ को लेंगे। जिस तरह से हमने पहले स्तंभ का पंक्तियों में गुणा किया तो उसी तरह से हम दूसरे स्तंभ का पंक्तियों में गुणा करेंगे। तो दूसरे स्तंभ का पहली पंक्ति में गुणा किया, 2 का 5 के साथ और 9 का 8 के साथ। इसी तरह से अब दूसरी पंक्ति में करेंगे -4 का 5 के साथ और 5 का 8 के साथ। बेटा इसका सरलीकरण कर दो। इसका सरलीकरण करेंगे तो हमें a और b का जो परिणामी आएगा वो हमें प्राप्त हो जाएगा। इसका अगर करेंगे न 6 का 54 और 2 कितना होता है, 56। इसी तरह से ये 10 हुआ 72
72 और 10 कितना होता है? 82 होता है। इसी तरह से ये 30 में से 4, 30 में से अगर 4 गया तो कितना बचेगा? 26 और माइनस का 20 और 40 में से 20 गया तो कितना बचा? 20 बचा। ये बहुत ही छोटी आयु थी दोनों की दोनों, लेकिन तरीका इसमें जो आपको सिखाया, कितनी भी बड़ी आयु हो इसी तरीके से हम उनका गुणन निकालते हैं। थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, आइए डिस्कस करते हैं। हाँ, जैसे ए है, बी है, ए बी हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बच्चों ये देखो कि ए में क्या देखते हैं, पंक्तियों की संख्या या स्तंभों की संख्या। एक बार फिर से रिफ्रेश करते हैं, गुणन तब संभव होता था जब पहले में स्तंभों की संख्या और दूसरे में पंक्तियों की संख्या कैसी होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो ए में स्तंभों की संख्या हाँ कितनी दिखाई दे रही है? कितने स्तंभ हैं? 3। तो ये कितने हो गए? 3। और बी में पंक्तियों की संख्या, बी में कितनी पंक्तियां दिखाई दे रही? पहली, दूसरी, तीसरी। तो ये दोनों हमारे कैसे हुए? बराबर हुए। इसका मतलब ए का बी के साथ हम गुणन कर सकते हैं। कैसे करेंगे? आइए एक बार फिर से हम सीखते हैं। ए का बी के साथ हमें गुणन करना है। तो पहले ए को लिखते हैं 1 2 0, फिर 2 1 -1 2 1 -1। अब इसी तरह से हम बी को लिखते हैं 1 4 2 7 एंड -1 0। इस तरह से हमने लिखा। अब गुणन संभव। इस स्तंभ का इस पंक्ति में इस तरह से हम पहला स्तंभ ले सकते हैं। तो 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 0 का -1 के साथ, 1 का 1 के साथ, फिर 2 का 2 के साथ, फिर 0 का -1 के साथ। इसी तरह से हमने इसमें किया, दूसरी पंक्ति में किया। तो 2 का 1 के साथ, 2 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 2 के साथ, -1 का -1 के साथ। इस स्तंभ को छोड़ सकते हैं। अब इसी तरह से हमने दूसरा स्तंभ लिया, इसका भी गुणन करेंगे इन पंक्तियों में। तो इस स्तंभ का इस पंक्ति में किया, 1 का 4 के साथ, 2 का 7 के साथ, 0 का 0 के साथ। तो 1 का 4 के साथ और 2 का 7 के साथ, 0 का 0 ही आएगा। इसका हमने दूसरी पंक्ति में किया, 2 का 4 के साथ, 1 का 7 के साथ, -1 का 0 के साथ। तो 2 और 4 का, 1 और 7 का, -1 का 0 के साथ। इसका अगर सरलीकरण करेंगे तो देखिए 4 और 1 ये कितना हमें मिला? 5। इसी तरह से 14 और 4 कितना मिला? 18। इसी तरह से 2 2 4 और 4 और 1 कितना होता है? 5 होता है। ये हमारा 5 मिला। इसी तरह से 8 हुआ, 7 हुआ, 8 7 कितना होता है? 15 हुआ। अच्छा, ये आ गया हमारा ए और बी का जो गुणन हमें निकालना था वो हमारा बड़े आराम से आ गया। अब एक चीज देखते हैं, देखिए ए की जो कोटि थी इसकी कोटि लिखते हैं। तो पंक्तियां हमारी कितनी हैं? 2। स्तंभ हमारे कितने हैं? 3। और बी की कोटि लिखते हैं, इसमें पंक्तियां हमारी कितनी हैं? 3। स्तंभ कितने हैं? 2। तो इसका मतलब है जो परिणामी आयु आनी चाहिए, जैसा कि मैंने बताया परिणामी आयु आनी चाहिए, तो ये 3 से 3 गायब हो जाएगा। परिणामी आयु का जो कोटि होगा वो कितना होगा? 2 × 2। ये है परिणामी आयु। जरा इसकी कोटि बताइए, 2 × 2। तो जो बताया था कि गुणन होने के बाद जो परिणामी आयु आता है उसकी कोटि किस तरह से निकाली जाती है वो चीज यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रगुण। ठीक है, आयु के जो गुणन के प्रगुण हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। पूरे मैट्रिक्स थ्योरी में ये गुणन आपके काम आते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं एक एक करके। सबसे पहले कहता है कि आयु गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। क्रम विनिमय नियम क्या होता है? गुणन का क्रम विनिमय नियम क्या होता है? 2 × 3 और 3 × 2, 5 × 11 और 11 × 5। इसे कहते हैं गुणन का क्रम विनिमय नियम। तो आयु गुणन कदाचित क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। जनरली मैं ये बात कह सकता हूं कि ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। यानी कि आप ए बी निकालोगे, बी ए निकालोगे, कोई ज़रूरी नहीं है कि ए बी और बी ए दोनों के मान कैसे आ जाएं? समान आ जाएं। कभी कभी
कुछ केसेस में ऐसा हो जाता है कि मान हमारे कैसे आ जाते हैं, समान आ जाते हैं, लेकिन आप हमेशा नहीं कह सकते हो कि ए बी का मान और बी ए का मान हमेशा कैसा होगा, समान होगा। आइए जरा इसमें करके देखते हैं। पहले मैंने ए बी निकाला, ए और बी का गुणा 1 1 0 0 का गुणा किया हमने 1 1 0 1 के साथ में। फटाफट जैसे मैंने अभी समझाया था वैसे ही इसका गुणन करते हैं। इसका इसके साथ करेंगे 1 मिलेगा, इसका इसके साथ करेंगे 0 मिलेगा, इसका इसके साथ किया हमें 2 मिला, इसका इसके साथ किया हमें 0 मिला। अब हम BA का गुणा करते हैं तो पहले हमें क्या लिखना होगा, अब हमें पहले B लिखना होगा, बाद में A लिखना होगा। तो पहले हमने B लिखा 1 1 0 1, अब हमने A लिखा 1 1 0 0। आइए इसका गुणा कर लेते हैं। इसका इसके साथ किया 1 मिला, इसका इसके साथ किया 0 0 0 मिला, इसका इसके साथ करेंगे 1 1 मिला, और इसका अगर इसके साथ करेंगे तो 0 0 मिला। तो बच्चों ए बी आपके सामने ये है, बी ए आपके सामने ये है। हम ये कह सकते हैं कि ए बी और बी ए दोनों आव्यूह हमारे बराबर नहीं आ रहे हैं। तो जनरल वे में आप इस बात को याद रखिएगा कि कभी भी दो आव्यूहों का गुणन हमारा क्रमविनिमय नियम का पालन नहीं करता। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और कोई दूसरी प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी है हमारी सहचर नियम। जी हाँ, सहचर नियम का पालन करते हैं। जैसे ए बी सी इज इक्वल टू ए बी सी, है ना। सहचर नियम कभी भी अगर इसे सत्यापित करना है तो कैसे करेंगे, आइए इसको सीख लेते हैं। देखिए ये दोनों बराबर होंगे, इसे पहले LHS निकालते हैं। LHS निकालने के लिए पहले AB निकालना होगा। AB जो आ जाए उसमें किसका गुणा करना होगा, C का गुणा करना होगा, ये हमारा LHS आ जाएगा। अब RHS अगर निकालना है तो पहले BC निकालना होगा। BC जो आ जाए उसमें A के साथ क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो ये LHS और RHS दोनों कैसे आएंगे, हमेशा बराबर आएंगे, यानी कि सहचर नियम का पालन होता है। नेक्स्ट है वितरण नियम, बहुत ही आसान है। वितरण नियम भी आप देख सकते हैं, AB + C, AB + AC, या ये हमारा कहलाता है कौन सा, बायां वितरण नियम। ये कौन सा कहलाता है, दाहिना वितरण नियम, है ना। तो ये वितरण नियम का पालन करता है। आगे है आपका AI = IA = A, अपने आप में बहुत ही खास प्रगुण। ये आपको पूरे मैट्रिक्स थ्योरी में ऐसा लगता है 80% क्वेश्चंस में इस चीज को हम अप्लाई करते हैं। AI का मतलब कि कोई भी मैट्रिक्स हमारी A है, A कोई आव्यूह है, इसका हमने I के साथ गुणा किया। I क्या है, इकाई आव्यूह। I क्या है, इकाई आव्यूह। अगर थोड़ा सा भी याद हो तो I को मैंने बताया था 1 0 0 1, इसी को मैं क्या लिखता था, I2 लिखता था। इसके बाद 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसी को मैं क्या लिखता था, I3 लिखता था, है ना। ये जो सिंबल है ये एक स्पेशल सिंबल है ना। ये स्पेशल सिंबल है, ये क्या दिखाता है कि हमारी इकाई आव्यूह है कितने कोटि की, 2 कोटि की। ये क्या दिखाता है, इकाई आव्यूह है कितने कोटि की, 3 कोटि की। और जनरल वे में जो हमारा संकेत होता है इकाई आव्यूह का, उसको हम I से प्रदर्शित करते हैं। तो जो A है A के हिसाब से I हम लेंगे तो AI और IA दोनों का गुणा समान होगा, और ये I A को बदल नहीं पाएगा। रिजल्ट हमेशा क्या मिलेगा, A मिलेगा। और ऐसे ही केसेस में हम I को क्या कहते हैं, गुणात्मक तत्समक, है ना। तत्समक 2 प्रकार के होते हैं। आपको याद होगा कि जब जोड़ने की बात होती है तो देखिए इस तरह से हम लेते हैं, और जब गुणा की बात होती है तो हम इस तरह से लेते हैं। ये होती है तत्समक की प्रॉपर्टी, तत्समक का गुण। तो जब जोड़ा जाता है तो ये 0 तत्समक हुआ, जब गुणा किया जाता है तो I तत्समक हुआ। 0 को हम जोड़ करके तत्समक कह रहे हैं, इसलिए 0 को कहते हैं योगात्मक तत्समक, और I को गुणा के बाद हम तत्समक कह रहे हैं, इसलिए I को क्या कहते हैं, गुणात्मक तत्समक। तो ये I हमारा क्या हो गया जाके, गुणात्मक तत्समक। और ये जो शून्य आव्यूह होता है इसे क्या कहते हैं, योगात्मक तत्समक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आव्यूह गुणन निरसन नियम का पालन नहीं करता। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर AB और AC का गुणा बराबर है तो इसका ये कतई मतलब नहीं निकलता है तो B और C हमारे कैसे होंगे, बराबर होंगे। इसी को कहते हैं निरसन नियम। ठीक है, अगर यहाँ पर ये बराबर हो जाए, इम्प्लाइज हो जाए, यहाँ पर नॉट इम्प्लाइज है, इंगित करता है, इसका मतलब है इंगित नहीं करता है। अगर यहाँ पर हो जाता इंगित करता है तो हम कह देते हैं कि निरसन नियम का पालन करता है। लेकिन यहाँ पर
नॉट इम्प्लाइज है, इसका मतलब है ये निरसन नियम का पालन नहीं करता। नेक्स्ट है अगला प्रगुण हमारा कि अगर a और b का गुणा शून्य सदिश है तो इसका भी ये कतई मतलब नहीं निकलता है कि या तो a 0 होगा या b 0 होगा। जैसे कि नॉर्मल अलजेब्रा में हम लोग कहते हैं कि अगर a b का गुणा हमारा 0 है या तो a 0 होगा या b 0 होगा, है ना। नॉर्मल अलजेब्रा में हम इसी तरह की बातें करते हैं, तो ये चीज यहाँ पर लागू नहीं होती है। अगर दो आव्यूह ए बी का गुणा 0 सदिश 0 आव्यूह है तो इसका ये कतई मतलब नहीं निकलता है कि या तो a 0 होगा या b 0 होगा। इस चीज को अगर मैं प्रदर्शित करना चाहूं तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, a और b का गुणा किया, है ना। a और b इस तरह से दिए 1 1 2 2, a और b का गुणा, इसके साथ में -1 1 1 और -1, अगर इन दोनों का गुणन करेंगे तो इस स्तंभ का इस पंक्ति में देखिए -1 हुआ +1 हुआ, कितना हो जाएगा 0। इसका हम इसके साथ करें -2 + 2 कितना हुआ 0। इसका हम इसके साथ करें तो 1 - 1 कितना हो जाएगा 0। इसका हम इसके साथ करें तो 2 - 2 कितना हो गया 0। तो आप बच्चों ये देख रहे होगे कि ए बी का गुणा वास्तव में हमने निकाला कितना आया 0 सदिश 0 आव्यूह आया, ठीक है। ए बी का गुणा तो 0 है, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं क्या ए जो आव्यूह है क्या वो 0 सदिश 0 आव्यूह है, बी क्या 0 है, क्या शून्य आव्यूह है, क्या ये शून्य आव्यूह है या ये शून्य आव्यूह है। तो बच्चों ना तो ए हमारा 0 मैट्रिक्स है ना ही बी हमारा 0 मैट्रिक्स है, लेकिन जब हम इसका गुणा कर रहे हैं तो गुणनफल हमें कैसा मिल रहा है, गुणनफल हमें एक 0 मैट्रिक्स मिल रहा है। तो ये बात बिल्कुल सत्यापित हो गई कि अगर AB का गुणा 0 है तो इसका ये कतई मतलब नहीं निकलता कि या तो A 0 होगा या B 0 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अगली प्रॉपर्टी, बहुत ही आसान है, आप देख सकते हो। अगली, अगर A और B हमारे त्रिभुजाकार हों, है ना, ये सेम नेचर के होने चाहिए। A और B अगर त्रिभुजाकार हैं तो इनका गुणन भी कैसा होता है, त्रिभुजाकार होता है। A और B अगर विकर्ण आव्यूह हैं, डायगोनल मैट्रिक्स जिसको मैंने कहा था, है ना, A हमारा विकर्ण आव्यूह इस तरह से है, B हमारा विकर्ण आव्यूह इस तरह से है। देखिए यहाँ पर एक चीज और सीखने वाली है कि इनका गुणा आप चाहें तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। इस चीज को मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल से बताना चाहूंगा। जैसे मान लो A हमारे पास है 2 0 0 5 और B हमारे पास है मान लो 3 0 0 -1, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं DIAG 2 और 5। B को हम क्या लिख सकते हैं, DIAG 3 और -1। कभी भी अगर इनका गुणा करना पड़े तो जो मैंने गुणन का तरीका बताया है आप उसको लागू नहीं करेंगे, इसको डायरेक्ट निकाला जा सकता है, इसलिए इतने बड़े तरीके को निकालने की जरूरत नहीं है। इसको हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे, 2 का गुणा किसके साथ कर देंगे, 3 के साथ, तो DIAG 2 का 3 के साथ करेंगे कितना आएगा 6, 5 का -1 के साथ करेंगे कितना आएगा -5। तो देखिए A और B विकर्ण आव्यूह थे, इनका गुणन भी एक विकर्ण आव्यूह आया। अगर इसे लिखना चाहें तो किस तरह से लिख सकते हैं, 6 0 0 -5। और इस केस में एक चीज और समझ में आ रही है, अभी मैंने क्या सीखा, A और B अगर विकर्ण आव्यूह हैं तो इनका गुणन भी एक विकर्ण आव्यूह होता है, तो इनका गुणन हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। क्या करके, A1 का B1 के साथ, A2 का B2 के साथ, AN का BN के साथ गुणा करके डायरेक्ट हम AB निकाल सकते हैं जो कि एक विकर्ण आव्यूह आएगा। और इस केस में अगर A और B हमारे विकर्ण आव्यूह हैं तो AB का गुणा और BA का गुणा दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। चलो इसे भी करके देख लेते हैं। मान लो हम BA निकालना चाहते तो 3 का गुणा किसके साथ हो जाता, 2 के साथ, तब भी 6 आता। -1 का किसके साथ हो जाता, 5 के साथ, तब भी -5 आता। तो यही मैट्रिक्स आती है हमारी, जो AB आया है वही हमारा BA आता। तो इस केस में AB और BA दोनों कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये कुछ बातें थी प्रगुण को लेकर के आव्यूह के। आगे है आव्यूह की धनात्मक पूर्णांक घातें। इसमें ज्यादा कुछ सोचना नहीं है आपको। पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक घातों से हमारा सीधा सा मतलब होता है कि उच्च घात निकालना, आव्यूह की उच्च घातें निकालना। कहने का मतलब A दिया है,
किसी ने कह दिया ए स्क्वायर निकालो, ए क्यूब निकालो, ए की पावर 4 निकालो, ए की पावर 10 निकालो, खैर इतना बड़ा नहीं पूछेगा। अगर पूछेगा तो हम थोड़ा सा तर्क संगत ढंग से निकालेंगे। जब कभी ए की बहुत बड़ी पावर पूछी जाएगी तो उसे हम तर्क संगत ढंग से निकालेंगे। तो यहाँ पर बात हो रही है धनात्मक पूर्णांक घातें। मतलब इसका क्या होता है? मतलब इसका ये होता है, अगर हमें ए स्क्वायर निकालना पड़े तो कैसे निकालेंगे? ए का ए के साथ 2 बार गुणा करके। अगर हमें क्यूब निकालना है तो कैसे निकालेंगे? ए का 3 बार गुणा करके, यानी कि ए स्क्वायर जो निकाला है उसमें ए का गुणा करके। इसी तरह से अगर पावर n निकालना है तो a का गुणा कितने बार हमें करना पड़ेगा? n बार गुणा करना पड़ेगा। इसे ही कहते हैं a की धनात्मक पूर्णांक घातें। इसके प्रगुण क्या क्या होते हैं? पहला प्रगुण ये होता है जो कि नॉर्मल अलजेब्रा में भी हम लगाते हैं कि समान आधार पर घातें हमारी जुड़ जाती हैं, पावर की पावर का आपस में गुणा हो जाता है। और तीसरी जो सबसे खास है अपने आप में कि इकाई आव्यूह की आप कोई भी पावर निकालना, इकाई आव्यूह किसी भी कोटि का हो, चाहे कोई भी पावर निकालना, आई स्क्वायर, आई क्यूब, आई की पावर 10, आई की पावर 100, आई की पावर 1000, इसका मान हमेशा क्या आएगा? आई आएगा, इकाई आव्यूह ही आता है। तो हमने क्या सीखा? अगर आई स्क्वायर निकालेंगे आई मिलेगा, आई की पावर 5 निकालेंगे आई मिलेगा, आई की पावर 33 निकालेंगे तब भी इसका मान क्या मिलेगा? आई ही मिलेगा। तो ये बातें थी कि धनात्मक पूर्णांक घातों को हम किस प्रकार से निकालते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं आगे। आगे है बच्चों कुछ महत्वपूर्ण परिणाम। देखिए ज्यादा तो कुछ खास नहीं है, इसे ना आप चाहे तो आराम से निकाल सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब होता है a प्लस बी का कितने बार गुणा? 2 बार गुणा। कैसे करेंगे? वैसे ही करेंगे नॉर्मल जैसे करते हैं। a का a के साथ किया a स्क्वायर, a का b के साथ किया a b का a के साथ किया b का b के साथ करेंगे b स्क्वायर। लो जी आ गया। कदाचित यहाँ पर गलती मत करना, ए बी और बी ए हमें पता है अलग अलग होते हैं, बराबर नहीं होते हैं, तो आप इसे 2ab लिखने की गलती नहीं करेंगे। इसी प्रकार से अगर हम a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालना चाहें तो इसका मतलब होता है a माइनस बी का a माइनस बी के साथ गुणा, a का a के साथ a स्क्वायर, a का माइनस बी के साथ माइनस ए बी माइनस बी ए प्लस ऑफ बी स्क्वायर। और ये लास्ट वाला कहता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए का a के साथ कितना हुआ? a स्क्वायर, a का माइनस बी के साथ माइनस ए बी, बी का a के साथ प्लस का बी ए और b का माइनस बी के साथ कितना हो जाएगा? माइनस बी स्क्वायर। तो आसान से रिजल्ट्स थे, कभी कभी क्वेश्चंस में इनका एप्लीकेशंस आता है, तो इनके रिजल्ट्स निकालने हमें आने चाहिए। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन है, यदि एक मैट्रिक्स है तो कहता है इसकी पावर का मान निकालो। देखिए मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट पावर हम नहीं निकाल सकते। अगर सोचो कि डायरेक्ट बड़ी पावर हम निकाल लें तो ऐसा संभव नहीं है, हमें हमेशा शुरुआत किससे करनी होगी? ए स्क्वायर से। तो ए की पावर निकालने के लिए हमें ए स्क्वायर से शुरू करना होगा, 2 बार गुणा करेंगे तो ये हो गया 1a01 का गुणा हमने किया 1a01। आइए फटाफट करते हैं पहले की तरह, इसका इसके साथ गुणा किया 1 मिला, फिर इसका इसके साथ गुणा करेंगे 0 मिला, ठीक है। अब इसका इसके साथ गुणा करेंगे a कितना मिलेगा? 2a मिला, इसका इसके साथ गुणा करेंगे 0 का 1 मिला। इस तरह से a स्क्वायर का मान इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अब बेटा हमें a क्यूब चाहिए तो सीधा सा तरीका है कि a स्क्वायर का a के साथ गुणा कर लो। a स्क्वायर आपका ये है, a आपका ऊपर दिया हुआ, दोनों का आपस में गुणा कर लो। तो यहाँ पर 1 2a01 का गुणा हमने किया 1a एंड 0 1। देखते हैं इसका गुणन किस तरह से निकालते हैं। इसका हमने इसके साथ किया, कितना आएगा? 1 आया। इसका इसके साथ किया 0 आ गया। इसका इसके साथ किया a 2a कितना होता है? दुनिया 3a कहती है, 3a आ गया। इसका इसके साथ करेंगे तो 0 1 का कितना आएगा? 1 आ गया। अब जरा ठहरो, ठीक है, ज्यादा स्पीड में चलने की जरूरत नहीं, ठहरो।
ए की पावर n निकालना है, आपने ए स्क्वायर निकाल लिया, आपने ए क्यूब निकाल लिया, ए आपके पास पहले से ही है। तो इन तीनों की मदद से आपका दिमाग कुछ बोलेगा। देखिए क्या बोल रहा है कि जब मेरा ए की पावर 1 था, इन तीन को देखो, है ना, इन तीन को देखो और इन तीन को देखो, तीनों में समान आ रहे हैं, चाहे वो ए हो, ए स्क्वायर हो या ए क्यूब हो। ये तीनों अवयव हमारे कैसे हैं? कांस्टेंट हैं, अचर हैं। आप ए की पावर 4 निकालोगे, 5 निकालोगे, 10 निकालोगे, ये तीन आएंगे ही आएंगे, कांस्टेंट है। तो चेंज कहाँ हो रहा है, बदलाव कहाँ हो रहा है? परिवर्तन हमारा ए में हो रहा है। देखो यहाँ पर ए आया, यहाँ पर 2a आया और यहाँ पर 3a आया। ठीक है, कुछ दिमाग कहता है जब a की पावर 1 है तो 1a आया, ए स्क्वायर जब पावर 2 है तो 2a आया, जब पावर 3 है तो कितना आ रहा? 3a आ रहा। तो आप ये कह सकते हो कि सर अब आगे जाने की जरूरत नहीं है, a की पावर n हमें निकालना है, तो इसका मतलब है कि ये तीन अवयव तो हमारे कांस्टेंट आएंगे, लेकिन उसकी जगह कितना आना चाहिए? na आना चाहिए। क्यों? अरे भाई ए की पावर 1 में 1a आया, ए की पावर 2 में 2a आया, ए की पावर 3 में 3a आया, तो ए की पावर n में कितना आना चाहिए? na आना चाहिए। तो यहाँ पर बेटा हो गया 1 na 0 1। हमें मान निकालना था ए की पावर n का, ए की पावर n का मान आपके सामने इस तरह से। अगला क्वेश्चन है आव्यूह बहुपद। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आइए पहले इसको जान लेते हैं, तुम थोड़ी देर के लिए खत्म हो जाओ। हाँ, आव्यूह बहुपद। आव्यूह बहुपद का मतलब ये होता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। मान लो किसी ने हमें कोई बहुपद फलन दिया इस तरह से 5 + x + 3x स्क्वायर + 4x क्यूब, है ना, कुछ इस तरह से हमें बहुपद फलन दे दिया। बहुपद फलन हमारा कितने भी घात का दे सकता है। अब उसने कहा कि a कोई आव्यूह है, a कोई आव्यूह है, और ये कह दिया कि भैया इसका मान आप निकालो। इस बहुपद फलन की मदद से आपको आव्यूह के निर्देश में ये मान आपको निकालना है। तो सीधी सी बात, आप सोच रहे होगे कि सर बहुत आसान है, x की जगह कितना रख देंगे? a रख देंगे। बहुत अच्छा, बिल्कुल हम भी यही सोचते। तो x की जगह a रखा, ठीक है, x की जगह a रखेंगे तो ये 5 हो जाएगा, इधर a हो गया, इधर 3a स्क्वायर हो गया, इधर 4a क्यूब हो गया। अब सीखने वाली बात यहाँ पर ये है कि ये तो समझ में आता है कि भाई ये आव्यूह है, ये उसका स्क्वायर है, ये इसका अदिश गुणन है, ये क्यूब है, ये इसका अदिश गुणन है, और ये है आव्यूहों का योगफल। लेकिन कहते ना कि बकरी के बाड़े में शेर कहां से आ गया? तो ये तो आव्यूहों का गुणन है, लेकिन ये क्या है? ये है अपने आप में शेर। ठीक है, ये अचर आव्यूह के साथ जुड़ रहा है, अचर आव्यूह के साथ जुड़ रहा है। यहां पर अगर हम फोटो बनाएं तो फोटो हमारी कुछ इस तरह की बनेगी, 3 5 2 9। देखिए ये चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आव्यूह के साथ अचर कभी नहीं जुड़ता है, बल्कि इसको भी ना इसकी तरह बनाना पड़ेगा, इस 5 को भी इसकी तरह हमें बनाना पड़ेगा, तभी ये जुड़ सकता है। अगर केवल अचर को हम जोड़ना चाहें तो ये संभव नहीं है। तो इस 5 को कभी भी अचर अगर आ रहा है तो उसको आव्यूह बनाते हैं, और आव्यूह बनाने के लिए हम क्या करते हैं? उस अचर में उतने ही कोटि के इकाई आव्यूह से गुणा करना पड़ता है। यहां पर अगर कुछ सीखने वाली बात थी तो हमारी ये थी कि जब कभी ऐसा लगे कि कोई अचर हमारा आव्यूह के साथ जुड़ रहा है तो अचर आव्यूह के साथ कभी नहीं जुड़ता, ये संभव नहीं है। लेकिन हमें अगर जोड़ना ही पड़ जाए तो उस अचर में गुणा कर देंगे उतनी ही कोटि के इकाई आव्यूह का, ताकि ये भी इसी की तरह का बन जाए। ये भी हमारा आव्यूह बन गया। अब ये आव्यूह हमारा इन आव्यूहों के साथ में जोड़ा जा सकता है। इस 5 को अगर मैं i के साथ गुणा करूं तो ये कितना हो जाएगा? देखिए ये हो जाएगा 5 0 0 5, और इसको हमें जोड़ना है किसके साथ? 3 5 2 9 के साथ। अब बड़े आराम से आप इसे जोड़ लो तो 5 3 8 हुआ, ये 5 हुआ, ये 2 हुआ, और ये हो जाएगा 14। तो मैं आपको ये सिखाना चाहता था आव्यूह बहुपद के केस में कि ये प्रॉब्लम आपको आएगी इस चैप्टर में। जब आप क्वेश्चंस करोगे तो आप इसको लेकर के बिल्कुल परेशान मत होना। आप समझ जाना कि कहीं ना कहीं बकरी के बाड़े में शेर का दखल हो चुका है,
है ना, तो इसे भी हमें बाड़े में रखना है, तो इसे भी बकरी बनाना पड़ेगा। ठीक है, शेर को बकरी में कन्वर्ट कर लिया, अब वो आराम से रह सकता है। जब तक वो शेर रहेगा सामंजस्य नहीं बैठ पाएगा। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट। तो आगे है आगे आ जाओ भाई, किधर किधर, हाँ इसको खत्म कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए वैसा ही क्वेश्चन आ गया हमारा कि कहता है एफ ए निकालो। तो ज्यादा समय ना लेते हुए एफ ए बराबर, है ना, ये रहा वो शेर, इसको क्या बनाएंगे, आई बनाएंगे, 1 है आई बन जाएगा, और इन सभी की जगह क्या, a प्लस ए स्क्वायर, और ये कहां तक जाएगा, a की पावर 16 तक जाएगा। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर a की पावर 16 बहुत ही टाइम टेकिंग वाला काम हो जाएगा, इतना बड़ा कैसे निकालेंगे। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर कभी भी बड़ी पावर दिखे तो समझ लेना कुछ ना कुछ लॉजिक वहां पर लगने वाला है, और ये लॉजिक आप तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक आप ए स्क्वायर ए क्यूब निकालना शुरू नहीं करते। तो आइए शुरू करते हैं ए स्क्वायर निकालना। सबसे पहले ए स्क्वायर, इसका मतलब होता है ए का ए के साथ गुणा, तो ये हो गया 0 5 0 0 का गुणा हम किसके साथ करेंगे, 0 5 0 0, है ना। चलिए आइए फटाफट इसका गुणा कर लेते हैं। इसका इसके साथ करेंगे 0 मिला, इसका इसके साथ किया 0 मिला, इसका इसके साथ किया 0 मिला, और इसका इसके साथ किया 0 मिला। तो बच्चों ए स्क्वायर का मान हमें कितना मिल गया, शून्य आव्यूह मिल गया। ए स्क्वायर 0 है, ए क्यूब कितना होगा 0, ए की पावर 4 0, 5 0, 6 0, ए की पावर 16 0, काम खत्म। मैंने बोला था ना कोई लॉजिक लगेगा, और वो लॉजिक आप तब तक नहीं समझ में आएगा जब तक आप शुरू नहीं करते हो। तो बेटा ए स्क्वायर आपका 0 हो गया, ए स्क्वायर 0 है, तो यहां से लेके यहां तक, सॉरी वहां नहीं, यहां पर नीचे बात करते हैं, यहां से लेके यहां तक ये सारे के सारे कैसे हो गए 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ ए का मान आएगा हमारे पास आई प्लस ए। आई को आप इतने कोटि का ले सकते हो, 0 नहीं लिख सकते भाई, आई को हम 0 नहीं लिख सकते। हाँ इसको खत्म कर देते हैं, चलो। हाँ आई को लिखना है तो क्या लिखेंगे 1001, और ए हमारा पहले से दे दिया 0500 0500। फटाफट इन्हें जोड़ते हैं, 1 मिला 5 मिला और 0 मिला और 1 मिला। लो जी एफ ए का मान आपके सामने है। ठीक है आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, आगे आओ भी आगे। ए और बी इस प्रकार से है, प्लस बी ए माइनस बी, ए बी का मान निकाल लो। देखिए ए प्लस बी बराबर, ये इस डिब्बे को बना लेते हैं 1 2 2 4, और a माइनस बी बराबर उस डिब्बे को बना लेते हैं 3 2 माइनस 2 0। और बच्चों हमें निकालना किसका मान है, a इंटू बी का। हाँ जी बहुत आसान है, a इंटू बी तभी निकाला जा सकता है जब हमारे पास a का मान हो और b का मान हो। तो a b तो हम निकाल लेंगे अगर a और b अलग अलग आ जाएं। तो a और b अलग अलग कैसे आएंगे, फील हो रहा होगा आपको, 9th 10th में इस तरह के समीकरणों को आपने पढ़ा है विलुप्तीकरण मेथड से, है ना। हम क्या करते हैं पहले a और b निकालते हैं। क्या करें, ये मान लो पहली आव्यूह समीकरण है, दूसरी आव्यूह समीकरण है, a और b निकालना है, इन दोनों को जोड़ दो। तो अगर इन दोनों को हम जोड़ते हैं, जोड़ने पर b कैंसिल हो गया, 2a आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 1 4 और 2 2 4, -2 + 2 0 हो गया। दुनिया ये कहती है 4 और 0 कितना हो गया 4। अब यहां से a तो 2 का भाग देंगे सभी में, है ना, एक तरह का अदिश गुणन है। हाँ बाहर 1/2 है, डब्बे के बाहर 1/2 है, तो इसका मतलब अंदर हमें 2 का भाग देना है। ये कितना मिलेगा 2 2 0 एंड 2। बेटा a आ गया। अब इसी तरह से आप b निकाल लेना। b कैसे निकालेंगे, अजी बहुत आसान है, इससे इसको घटा दें b आ जाएगा, है ना। घटाने पर हमें क्या मिल जाएगा, b मिल जाएगा। इससे अगर इसको घटाएंगे तो देखिए कितना मिला हमें 2b बराबर, इससे इसको घटाएंगे 1 3 -2 2 -2 0, 2 + 2 4 और 4 0 का 4। तो b का मान हमें मिला यहाँ पर कितना हो जाएगा -1 0 2 एंड 2। a और b आने के बाद हमें क्या करना है, बहुत ही नॉर्मल वे में इन दोनों का गुणा करना है, रिजल्ट आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं।
सो अगला क्वेश्चन है ए अल्फा, ये तो सिद्ध कीजिए ए अल्फा ए बीटा बराबर ए अल्फा प्लस बीटा। मतलब एलएचएस को देखते ही एक चीज समझ में आ रही कि ए अल्फा और ए बीटा का हमें क्या करना, गुणा करना। चलो कर लेते हैं। ए अल्फा का गुणा हमने कितने के साथ किया, बीटा के साथ किया। अच्छा, ए अल्फा आपको दिखाई दे रहा होगा, चलो लिख लेते हैं जल्दी से। कॉस अल्फा, फिर साइन अल्फा, फिर माइनस का साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। अब बेटा एक प्रॉब्लम आ रही है, ए बीटा कहां से निकालें? सोचो, ए बीटा है ना, मैट्रिक्स ए अल्फा दिया, ए बीटा निकालना है, तो ए बीटा यहीं से निकाला जाएगा। कैसे? अल्फा की जगह क्या रख देंगे, बीटा। ये हो जाएगा कॉस बीटा साइन बीटा माइनस साइन बीटा और कॉस बीटा। तो ए बीटा का मान आया कॉस बीटा एंड साइन बीटा माइनस ऑफ साइन बीटा एंड कॉस बीटा। हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो आइए इस स्तंभ का इस पंक्ति में कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा कितना हुआ, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा एंड साइन बीटा। अब इसका इसके साथ करेंगे तो माइनस साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये बनेगा हमारे पास कि साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा एंड साइन बीटा, इसे ब्रैकेट में कर दो। इसी तरह से इस स्तंभ का इस पंक्ति में करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। कॉस अल्फा साइन बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा कितना मिला हमें साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। और इसका नहीं सॉरी इस स्तंभ का इसमें करते हैं तो माइनस साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा। यहां पर मिला माइनस साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा एंड कॉस बीटा। अब ट्रिग्नोमेट्री क्या कहती है भाई, ये भी बताना पड़ेगा क्या। देखो, साइन ऑफ ए प्लस बी और कॉस ऑफ ए प्लस बी है, आप जानते हो क्या अच्छी तरीके से। साइन ऑफ ए प्लस बी का मतलब साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और कॉस ऑफ ए प्लस बी का मतलब कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इन दोनों फॉर्मूले को देखो तो आपको ये दिखाई देगा क्या, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी क्या होता है, कॉस ए प्लस बी, तो ये कितना हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये क्या दिखाई दे जाएगा, साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस पहले से ही कॉमन साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी कितना दिख गया आपको, साइन अल्फा प्लस बीटा। और फाइनली कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी बराबर होता है कॉस अल्फा प्लस बीटा। अब देखो जरा ध्यान से देखो, ए अल्फा को देखते हुए अर्थ निकालो कि इस परिणाम को हम क्या लिख सकते हैं। देखिए उधर अल्फा था तो ए अल्फा था, और अल्फा की जगह क्या दिखाई दे रहा, अल्फा प्लस बीटा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये जो आयु आई हम इसको लिख सकते हैं कि ए अल्फा प्लस बीटा। इसी को हमें सिद्ध करना था। नॉर्मल क्या था, नॉर्मल हमें यहां पर केवल गुणा करना था। अच्छा अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, यदि ये बराबर जीरो मैट्रिक्स तो कहता है कि x का मान निकालो। क्यों ना ऐसा करें बच्चों कि इसमें 1 मिनट में आपको दूं, थोड़ा सा आप अपनी कॉपी पे ट्राई करो, कॉपी पेन लेकर के बैठे हो, कॉपी पेन से ट्राई करो। मैं ठीक 1 मिनट या मैं 30 या 40 सेकंड के बाद आता हूं, तब तक आप अपना आंसर निकाले रहो और मेरे वाले से आप अपना आंसर कॉन्सेट कर लेना। ओके तो आइए कंसीडर करते हैं। करना क्या है, करना है बच्चों 1 2 3 इन 3 अवयवों का हमें गुणा करना है, x का मान निकालना है और उस गुणन को किसके बराबर करना है, जीरो मैट्रिक्स के बराबर करना है। तो इन 3 का एक साथ तो गुणा कर नहीं सकते, पहले हमें इन दोनों का करना पड़ेगा। तो पहले इन दोनों का गुणा करते हैं। आइए लिखते हैं 1x2 का गुणा, कैसी आव्यूह है ये, पंक्ति आव्यूह है, केवल एक पंक्ति है, पंक्ति आव्यूह है। इसका गुणा हमें करना है 2 3 1 0 4 2 एंड 0 3 2 के साथ में।
आइए फटाफट करते हैं। इस स्तंभ का इस पंक्ति के साथ में, हाँ बिल्कुल, इस स्तंभ का इस पंक्ति के साथ में 2 एकम 2, ये दोनों का 0 हो गया तो कितना मिला हमें? 2 मिला। अब नीचे कुछ है नहीं, इसको छोड़ दो। अब इस स्तंभ का इस पंक्ति के साथ में तो 3 एकम 3 मिला, फिर 4x 3 दूनी 6, 4x प्लस 6। अब इस स्तंभ का इस पंक्ति के साथ तो 1 मिला, 2x मिला और 4 मिला, 1 मिला, 2x मिला और 4 मिला। ठीक, इसको सरल करके लिखें अगर तो 2 और 6 3 9, 4x प्लस 9 और 2x प्लस 5, ये आ गई हमारी एक मैट्रिक्स। इन दोनों का गुणनफल ये है। अब इसके साथ हमें गुणा करना है ना, और किसके बराबर करना है? 0 मैट्रिक्स के। तो अब हम पूरा ले लेते हैं कि इसके साथ इन दोनों का गुणा हमारे सामने ये है, तो सबसे पहले इसको लिख लो कि 2 है हमारे पास 4x प्लस 9, 4x प्लस 9 और 2x प्लस 5, 2x प्लस 5, और इसका गुणा हमें करना है किसके साथ में? x1 और -1 के साथ, और किसके बराबर करना है? 0 मैट्रिक्स के। मान हमें किसका निकालना है? x का। चलिए शुरू करते हैं। इसका इसके साथ, अरे भाई कमाल की बात है, इधर एक स्तंभ है, इधर एक पंक्ति है, तो इसका मतलब क्या हो गया? सिंगल अवयव आना चाहिए ना। जब एक स्तंभ और एक पंक्ति हो तो क्या आता है? एकल अवयव आता है, एक अवयव वाला। तो इसका इसके साथ किया, 2x मिला, 1 का यहाँ पर करेंगे 4x प्लस 9, -1 का यहाँ पर करेंगे -2x माइनस का 5, और किसके बराबर कर दिया? 0 के बराबर। तो 2x से 2x कैंसिल, 4x मिला और 9 और 5 4, ठीक है, 9 से 5 गया, कितना बचा? 4 बचा। इसको बराबर 0 के किया, x प्लस 1 बराबर 0, तो x का मान कितना आएगा? -1 आएगा। उम्मीद है आपका आंसर और मेरा आंसर मिल रहा होगा, कोइंसाइड कर रहा होगा। सो आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि n अवयवों का गुणन इस प्रकार है, ठीक है, सवाल ये कहता है कि ये हमारी जो अवयव हैं, n अवयव हैं, और इनका जब हम गुणा करते हैं तो गुणन हमारा इसके बराबर है, तो कहता है n का मान ज्ञात करो। सवाल को एक बार फिर से ध्यान से पढ़ते हैं। ऊपर जो n अवयव दिए हैं उन सब का गुणन किसके बराबर है? इसके। तो कहता है किसका मान निकालो? n का मान निकालो। तो आइए सबसे पहले इनका गुणन निकालते हैं। एक साथ तो हम इनका गुणन निकाल नहीं सकते, इसलिए हम क्या करते हैं, बारी बारी से दो दो अवयवों का गुणन निकालेंगे। इसे हमने क्या माना? a1, इसे क्या लिया? a2, इसी तरह से a3 है, और लास्ट में हमें क्या मिला? an मिला। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि इन दो का गुणा करते हैं, a1 और a2 का। ये मिला हमें 1 1 0 1 का गुणा हो जाएगा 1 2 0 1 के साथ में। करो फटाफट। इसका गुणा इस स्तंभ का इस पंक्ति के साथ 1, फिर इसका इसके साथ 0 0 0, फिर इसका इसके साथ 2 1 3, ठीक, और इसका इसके साथ 1 मिला। ठीक है बेटा, अब हम प्रथम तीन है ना, अभी हमने प्रथम 2 अवयवों का गुणा किया, अब हम प्रथम 3 अवयवों का गुणा करेंगे। तो प्रथम 3 का गुणा a2 into a3। देखिए प्रथम 2 का आपका ये रखा है 1 3 0 1, और इसका हमें किसके साथ करना है? a3 के साथ। तो भाई a3 को लाओ, a3 तो कहीं नहीं दिख रहा है ना, ये a1 है, ये a2 है, a3 यहाँ कहीं होगा। परिवर्तन कहाँ होगा? चेंज कहाँ होगा? a2 में 2 है, बाकी सारी चीजें हैं, बाकी सारी चीजें सेम है, तो a3 में क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। इसका मतलब a3 को अगर हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं? 1 3 0 1। इसका अगर गुणा किया तो यहाँ पर हमें कितना मिलेगा? 1 मिला, ठीक है। फिर इसका इसके साथ करेंगे 0 मिला, फिर इसका इसके साथ करेंगे 3 3 6 मिला, और इसका अगर इसके साथ करेंगे तो हमें मिला 1। ठीक, आइडिया हमें यहीं से मिल जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें, जब हमने प्रथम 2 अवयवों का गुणा किया ये मिला, प्रथम 3 अवयवों का गुणा किया ये मिला। तो भैया एक बात तो समझ में आनी चाहिए कि दोनों से हम अर्थ क्या निकालें। कोई ना कोई ऐसा
जनरल अर्थ निकलना चाहिए, हाँ निकल रहा। अगर आप ध्यान से देखो तो 1 और 3 को क्या लिख सकते हैं 1 + 2 0 1। इसी तरह से यहाँ पर 6 को लिख सकते हैं 1 1 + 2 + 3 एंड 0 1। शायद अब ये कह सकते हैं दिमाग की बत्ती जली होगी थोड़ी सी, है ना, कि जब प्रथम 2 का गुणा किया ये मिला, प्रथम 3 का गुणा किया ये मिला। भैया कॉमन क्या है, सोचें क्या है ना, अर्थ क्या निकालें, इसमें से हम कुछ रिजल्ट निकालना चाहते हैं। रिजल्ट क्या निकालें, रिजल्ट बेटा ये निकालो कि जब प्रथम 2 का गुणा किया, देखिए ये 3 अवयव सब में समान है, इसमें भी देख लो 1 0 1 1 0 1 सब में समान है। तो प्रथम 2 का गुणा किया तो 1 + 2, प्रथम 3 अवयवों का गुणा किया तो 1 + 2 + 3। और सवाल में कितने अवयवों का गुणन है, n अवयवों का गुणन है। ठीक है, तो n अवयवों का गुणन कहता किसके बराबर है, इसके बराबर है। इसका मतलब ये हो गया कि a1 a2 और an का जो गुणा आएगा वो किस तरह का आएगा, 1 1 + 2 + 3 + n 0 1 इस तरह का आएगा। और ये गुणनफल हमारा किसके बराबर है, इस आव्यूह के बराबर है। देखिए किसके बराबर है, 1 3 7 8 एंड 0 1 इसके बराबर है। तो कहता है n का मान निकालो। तो यहां से अगर तुलना करें तो हम n का मान बखूबी निकाल सकते हैं। ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके, यहां पर ले लेते हैं। अच्छा, इसका फॉर्मूला सभी लोग जानते होंगे, 1 + 2 + 3 + n कितना होता है, n/2 n + 1 फॉर्मूला होता है। तो ये हो गया n/2 n + 1 बराबर 378। तो यहाँ से n² + n 2 का गुणा करेंगे 2 × 16 14 1 15 और 2 × 6 1 756। यहाँ से ये माइनस अगर ले लें, ये पूरा माइनस ले लें तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। इस द्विघात समीकरण को श्रीधराचार्य से हल करके हम n का मान निकाल सकते हैं। लेकिन याद रहे अगर n का मान कोई ऋणात्मक आए तो उसे छोड़ना है, n का मान ऋणात्मक यहाँ नहीं हो सकता है क्योंकि n हमारी एक तरह की संख्या है। ठीक है, तो इसको श्रीधराचार्य से हल करेंगे, n बराबर -b + b² कितना हुआ, -1 4ac कितना हो जाएगा, लगभग ये कितना होना चाहिए, 4 का गुणा करेंगे 24 हुआ, 4 × 5 = 20 2 22 हुआ, 4 × 7 28 2 30 हुआ, नीचे 2a करेंगे 2 और 3025 किसका होता, 55 का होता वर्गमूल। तो 55 यहाँ प्लस का लेंगे 54/2 कितना आना चाहिए, 27 आना चाहिए। n का मान कितना आना चाहिए, 27 आना चाहिए, जो कि आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो सेम लॉजिक हमने यहाँ पर लगाया, जैसा पीछे था वैसा ही यहाँ पर है कि कभी भी एक साथ बहुत सारी अवयवों का गुणा हम नहीं कर सकते, हमें हमेशा दो अवयवों का ही गुणा करके निकालना होगा। अच्छा, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, कि अवयव A में x पंक्तियां, अच्छा पढ़ते जाते हैं लिखते जाते हैं, पंक्तियां कितनी है x और स्तंभ कितने हैं x + 5, स्तंभ है हमारे x + 5 और अवयव B में y पंक्तियां और स्तंभ कितने हैं 11 - y। कहता अगर इन दोनों का गुणा संभव है तो x और y के मान ज्ञात करो। दोनों का गुणा संभव है। आ जाओ पीछे जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, बेटा इसका गुणा कब संभव था, जब प्रथम अवयव में स्तंभों की संख्या और दूसरे में पंक्तियों की संख्या कैसी हो, बराबर हो। तो जब a b संभव है, जब हमारा a × b संभव है, तो इसमें स्तंभों की संख्या कितने हैं x + 5 और इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है y। कैसे कर देंगे, बराबर कर देंगे। अब जब ba संभव है तो इसका मतलब ये हुआ कि b में स्तंभों की संख्या पहले क्या है, पहले आपका b है, तो ये संभव, ये गुणन संभव है, तो b में स्तंभों की संख्या कितनी है 11 - y और a में पंक्तियों की संख्या कितनी है x। लो जी, दो समीकरण तैयार हो गए हैं, जिसको क्लास 9th का बच्चा हल करके x और y के मान बड़े आसानी से निकाल सकता है।
सो कुछ नहीं था, केवल कॉन्सेप्ट था। यहां पर कह रहा था कि ए बी और बी ए दोनों विद्यमान हैं, दोनों का गुणन हमारा संभव है, तो x और y का मान निकालो। बड़े आराम से दोनों समीकरणों को हल करके हम x और y के मान निकाल सकते हैं। तो बेटा ये कुछ बातें थी आव्यूह गुणन को लेकर के, उनके प्रगुण को लेकर के। उम्मीद है कि आपको ये सेक्शन समझ में आया होगा और आप इनके बेस पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा। लेकिन मत भूलिएगा हमारा सबसे जरूरी शर्त इनके गुणन का कि पहले अवयव में स्तंभों की संख्या और दूसरे में पंक्तियों की संख्या। ये एक ऐसी बात है जो बच्चे अक्सर भूल जाते हैं, प्रैक्टिस करते करते इतने आगे निकल जाते हैं कि जो हमारी फंडामेंटल चीज़ है, बुनियादी चीज़ है, वही दिमाग से निकाल देते हैं। सो एंजॉय करिए आप इस क्लास को और गुणन के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझिए, इसके प्रगुण को अच्छी तरीके से पढ़िए। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय।